पढ़ लिया शायद पूरा। आज औरंगजेब और उससे पहले शाहजहां। कहानी कल हमने जान ही ली थी। शाहजहां जिसकी पत्नी कौन थी? मुमताज महल, जिसके नाम पे क्या बना? और ताजमहल जिसने बनाया उसी ने, वही चीफ आर्किटेक्ट था दिल्ली का, क्योंकि इसके पति को ही शौक हुआ कि राजधानी बदली जाए। पहले राजधानी अच्छी खासी कहाँ थी? आगरा। बढ़िया आगरा बसाया हुआ था सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। फिर हमने पढ़ा था कैसे यहीं पर आगरा में ही अकबर भी तो यहीं था ना। फिर उसने, अकबर ने आगरा से थोड़ी दूर क्या बसाया था? फतेहपुर सीकरी। जहांगीर वहीं आराम से जीवन काटता रहा। शाहजहां के मन में आया कि मुझे राजधानी बदलनी चाहिए, और ये अपनी फतेहपुर सीकरी से उठा के राजधानी कहाँ? दिल्ली। नहीं, हाँ वो भी लाहौर ले गया था, ठीक है। उसके बाद वापस फिर राजधानी आगरा आई कुछ टाइम के लिए। फिर आगरा से किसने बदली है? शाहजहां ने। और उसने क्या कहा कि मैं दिल्ली। और फिर शाहजहां ने अपने नाम का शाहजहानाबाद, ये जिसको आज आप पुरानी दिल्ली के आसपास का एरिया कहते हैं ना, जहाँ चांदनी चौक है, जहाँ आपकी ये लाल किला है, जामा मस्जिद, ये इसी के बसाए हुए हैं सारे, शाहजहां के। शाहजहां जब दिल्ली में वो बिल्डिंग बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को लाया, तो वो सेम आर्किटेक्ट था जिसने क्या डिजाइन किया था? ताजमहल, जिसका नाम था अहमद लाहौरी। ये सेम आदमी है जो दिल्ली के लाल किले का भी काम करेगा कुछ साल का, और जिसने पूरा डिजाइन किया है ताजमहल को। तो कल हमने ये सारी बातें तो पढ़ी थी, बस आज वो डिजाइनर और वो सब और पढ़ लेंगे। चलो पेज नंबर बताओ। 79। अच्छा, बीच में शेर शाह का टॉपिक छोड़ दिया था हमने ना, कोई नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर 78 कंप्लीट था, और 79 हमने पढ़ा था। जितना जहांगीर को पढ़ा उससे ज्यादा उसकी पत्नी और उसके परिवार को पढ़ा। एतमाद उद्दौला, फिर शहरयार, फिर उसकी बेटी लाडली बेगम, ये सारा पढ़ लिया था। पेज 79 की सेकंड हेडिंग है शाहजहां। शाहजहां 1627 में बादशाह बना, और जब तक औरंगजेब ने इसको कैद नहीं किया, क्योंकि मरा तो बाद में था, 8 साल ये कैद में भी तो रहा था। औरंगजेब ने इसको हरा दिया था, शाही सेना को हरा दिया। 3 लड़ाइयां बताई थी, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई। धर्मत में वो अपने भाई मुराद को ले आया गुजरात साइड से, और फिर उसने अगला अटैक किया था शाही सेना पर सामूगढ़ का, और फिर देवराई में अपने बड़े भाई का मर्डर, और अपने पिताजी को पकड़ के और इसमें आगरा के किले में कैद कर दिया। चलो पढ़ेंगे। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था, टिक कर लो। और हमने कल पढ़ा था कि जहांगीर की 2 हिंदू शादियां इसके पिताजी ने करवाई थी। हाँ, दोनों राजपूतों की लड़कियां थी, जिनसे 2 इसके बेटे जो राजकुमार थे, जिनमें एक खुसरो और एक खुर्रम था। खुसरो को पकड़वा के अंधा करवाया, और खुर्रम यही है, ये टिक कर लो। खुर्रम के नाम से जाना जाता था। खुर्रम का जन्म 1592 को लाहौर में हुआ। माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई। अब पिछले पेज पे देखो, उसकी दूसरी शादी में जोधाबाई लिखा हुआ था, जगत गोसाई पिछले ही पेज पर 78 पर देखो, मिल गया। ये सेम ही तो है। ये शादी ब्याह कौन अपनी समझदारी से करवा रहा था? अकबर। अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह की नीति अपनाई कि मारकाट क्यों मचानी, शादी ब्याह से रिश्तेदारी से काम चलता रहेगा। लेकिन आगे औरंगजेब ये गलती करेगा, वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, फिर उसके प्रांत और वो सब टूटने स्टार्ट होंगे। चलो अगला देखें। शाहजहां, पढ़ लो। पहले नूरजहां के गुट का प्रमुख सदस्य था। कौन नूरजहां? जहांगीर की पत्नी, जिसने अपने भाई की बेटी की शादी करवाई शाहजहां से, और अपनी बेटी की शादी कर दी शहरयार से। पहले शाहजहां की उसमें थी कि भाई ये बनना चाहिए, फिर बोले नहीं शहरयार बनना चाहिए राजा। आगे पढ़ लो। किंतु नूरजहां ने, इसको अंडरलाइन कर लो, नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवाया, और बादशाह पद के लिए शहरयार की दावेदारी करने लगी। पहले किसके पक्ष में थी? फिर उसको लगा मेरी बेटी भाई अगले वो बने ना पूरे भारत की हेड, तो उसने फिर उसकी दावेदारी। नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का विवाह 1612 में शाहजहां शहजादा खुर्रम से कर दिया। अगले पॉइंट को टिक कर लो। 1627 में जहांगीर की मृत्यु, फिर पढ़ लो, के समय शाहजहां दक्षिण में था। शाहजहां अपने भाइयों और प्रतिद्वंदियों का अंत करके अंत में 1628 को 27 कर लो, 1627 में आगरा के राज सिंहासन पर बैठा। इसने अपने बाप का मर्डर नहीं किया, वो तो मरा था, लेकिन इसका बेटा इसको पहले ही पकड़ लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पिताजी का इंटरेस्ट किसमें है? दारा शिकोह में, वो उसको राजा बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। मुमताज की 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रहे। जहां आरा जो इसकी सबसे बड़ी बेटी थी, दारा शिकोह जो इसका सबसे बड़ा बेटा था, रोशन आरा, औरंगजेब, और नेक्स्ट लाइन में मुमताज को मलिक ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। 1631 में प्रसव पीड़ा में मुमताज की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण कराया, और जो इसका आर्किटेक्ट है वही सेम आदमी किसका भी आर्किटेक्ट है? लाल किले का। हेर फेर में तो बनेंगे, 7-8 साल के अंतर पे दोनों में काम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। शाहजहां जीवन के अंतिम 8 वर्षों में
भाई ये जो बातचीत करो मत बातचीत करो, तुम्हारे काम की चीज़ है। सीईटी पता नहीं कहाँ से क्या पॉइंट निकल आएगा, फिर रह जाओगे। एक एक नंबर कीमती है। अब जिसका सीईटी पास ना हो ना, वो नौकरी को भूल जाना। नौकरी तो बाद की बात है, पहले सीईटी बेसिक शर्त रहेगी। ये पॉइंट टिक कर लो। शाहजहां जीवन के अंतिम 8 सालों में आगरा के किले के शाह बुर्ज में बंदी की तरह रहा। इस समय उसकी बड़ी बेटी जहां आरा उसके साथ थी। इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ। बाकी शाहजहां में कुछ खास ऐसा पॉइंट नहीं है एग्जाम के लिए। अगले पेज पर पहला पॉइंट टिक करना। 1636 में गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा जो दक्षिण भारत के हिस्से में था, इसी में टिक कर लो, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली। और लास्ट लाइन टिक करना, सेकंड लास्ट लाइन पीछे इसी पैराग्राफ में, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अभी कोहिनूर भारत में ही घूम रहा है, फिर ये भारत से बाहर जाएगा। औरंगजेब की मौत के बाद नादिर शाह, फिर ये भारत वापस आएगा जब ये अपने है ना इनके पंजाब के क्या नाम था, रणजीत सिंह, फिर रणजीत सिंह से फाइनली ये ब्रिटेन में चला जाएगा। शाहजहां की धार्मिक नीति पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, शाहजहां अपने शासनकाल के प्रारंभिक काल में धार्मिक रूप से कुछ कट्टर था, किंतु बाद में जहांआरा और दारा के प्रभाव से उदार हो गया। दारा इसका बड़ा बेटा और जहांआरा इसकी बड़ी बेटी। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। अपने शासनकाल में शाहजहां ने इलाही संवत को, ये छोड़ दो इलाही संवत, नेक्स्ट लाइन में समाप्त कर लो, प्रारंभ काट दो। इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत आरंभ किया। इलाही संवत हमें याद है, दीन इलाही के अगले साल 1583 में अकबर ने चलाया। इलाही के ऊपर लिख लो, प्रारंभ काट देना, समाप्त किया था। इलाही संवत 1583 अकबर ने चलाया था। अब इसने इलाही को छोड़ के हिजरी संवत, जो कि मुसलमानों का बहुत पहले से चला आ रहा, 622-23 में चला था ना हिजरी संवत, उसी को फॉलो किया इसने, पैगंबर मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग जो था। यहाँ लिख लेना हिजरी संवत के पास 622-23 इसमें चला था ये। और फिर ये इलाही यूज किया था खुद अकबर ने, फिर इलाही इसने खत्म कर दिया। नेक्स्ट करना, शाहजहां ने झरोखा दर्शन, अकबर का था ना वो, एक उसमें आता था, फिर सब लोग देखते थे, तुलादान दिया करते थे उसके वेट के बराबर। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा जारी रखी। इसके बाद एक पॉइंट छोड़कर अगला पॉइंट पढ़ लो। राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने और राजपूतों को प्रशासन में ऊंचे पद देने की पूर्वजों की नीति का परित्याग कर दिया। शाहजहां ने यहाँ शुरू किया और किसने फिर बिल्कुल काट लिया, ये औरंगजेब। वो कट्टर मुसलमान था, तो इसलिए बाद में फिर ये राजपूताना जितने इलाके हैं सब आजाद हो जाएंगे। उत्तराधिकार युद्ध में आ जाओ। पहला पॉइंट, उत्तराधिकार युद्ध में जहांआरा जो इसकी बड़ी बेटी है, इसने दारा शिकोह का साथ दिया। दोनों बड़े बच्चे थे, एक बेटी इसका एक बेटा। रोशन आरा ने औरंगजेब का और गौहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। शाह शुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने को बादशाह घोषित कर दिया। मैंने कल आपको ड्रॉ करके बताया था, दक्षिण में औरंगजेब था, गुजरात साइड मुराद था, बंगाल में शाह शुजा, और पूरे उत्तर लाहौर और इन सब में शाही सेना, दारा और इसके पिताजी बैठे थे। नेक्स्ट करना, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, उसने कूटनीति चुप्पी रखी, यानी अपनी कूटनीति के ऊपर चुपचाप अपना काम करता रहा चालाकी से। बहादुरगढ़ का युद्ध नहीं आता कभी। धर्मत का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, सामूगढ़ का युद्ध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद, मुराद जो कहां पर था, गुजरात में, गुजरात की सेना ने उज्जैन, उज्जैन एमपी का हिस्सा, इसके पास धर्मत नामक स्थान पर, नेक्स्ट लाइन टिक करना, शाही सेना को पराजित किया। यानी इसके पिता और इसके बड़े भाई की सेना को इसने हरा दिया। कहां पे आई ये सेना, एमपी में, उज्जैन में। और किस किस की सेना इकट्ठी हो गई, औरंगजेब और मुराद की। ये पहली लड़ाई जिसमें ये कंफर्म हुआ कि ये ताकतवर है। दूसरी पे आ जाओ, सामूगढ़ का युद्ध, वो अप्रैल में था, ये मई में, 1-1.5 महीने के बाद ही। आगरा के पास लड़े गए इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लिया। पहले ये एमपी में आए थे, अब ये यूपी में आ गए, 1 महीने के अंदर हुआ ये। अंडरलाइन रखना, शाहजहां को इन्होंने बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। तो किस किले में, आगरा के किले में शाहजहां को कौन सी लड़ाई के बाद कैद किया गया, धर्मत। धर्मत तो पहला था सामूगढ़, धर्मत में हार हुई थी शाही सेना की, वो एमपी उज्जैन में थे, अब ये आगरा में है। अगले पेज पर आ जाओ। खजुआ का युद्ध नहीं आता। देवराई का युद्ध बहुत बार पूछते हैं, देवराई में इसका बड़ा भाई मारा जाएगा, ये जानबूझ के मार देगा। अजमेर के निकट, अब ये राजस्थान की बेल्ट में आ गए, दौराई या देवराई घाटी में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। दारा को विधर्मी घोषित कर मृत्यु दंड दे दिया, यानी अपने बड़े भाई का मर्डर करवा दिया। किस लड़ाई के बाद, देवराई। पिता को पकड़ के बंदी कब बनाया था, सामूगढ़। उससे पहले धर्मत का युद्ध हुआ, एमपी उज्जैन में, शाही सेना हारी अप्रैल में, मई में पिताजी पकड़े और 59 में इसने अपने भाई को खत्म करवा दिया। ठीक है, इसके बाद दारा शिकोह पे आ जाओ। सबसे पढ़ा लिखा अगर कहें शाहजहां के बच्चों में तो कौन था ये, दारा शिकोह। हिंदुओं की भी किताबें पढ़ ली, इतना इंटेलिजेंट था ये। पहली लाइन में टिक करना, इसका जन्म 1615 में हुआ। दारा अकबर की तरह उदार विचारों के थे, जैसे अकबर था ना, दीन इलाही सब बराबर, ऐसे ही दारा को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। अगले पैराग्राफ में तीसरी लाइन पीछे टिक करना, दारा ने वेदों का संकलन किया था, उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना था। औरंगजेब तो अपने आप ही चिढ़ता, क्योंकि वो क्या था, कट्टर मुसलमान, और ये था सबको बराबरी देने वाला, तो उसको लगता था ये खत्म कर देगा हमारे धर्म को अगर ये राजा बन गया।
नीचे टेबल है एक शाहजहां के काल में स्थापत्य कला, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने का बड़ा शौक था किस आदमी को, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था ये। जहां स्थापत्य कला लिखा है यहाँ लिख लो गोल्डन एज, आर्किटेक्चर की गोल्डन एज थी, लिखा ही हुआ है ना, हाँ ठीक है, पहली लाइन टिक करना। मुगल कालीन स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें नीचे पहुंचो सीधे टिक करो, दीवाने आम दीवाने खास ताजमहल के हिस्से थे, ये आगरा में है। इसके बाद पांचवा टिक करना, मोती मस्जिद आगरा में, ये सब शाहजहां के टाइम में बना। इसके बाद 11वें 12वें 13वें में टिक कर लो, लाल किला दिल्ली का, जब इसने कहां से कहां राजधानी चेंज करने का मन बनाया, आगरा से दिल्ली। इसके पिताजी जहांगीर ने जहां पिता ने बना रखा था काम वहां रखा। कौन ले गया था राजधानी लाहौर, अकबर। अकबर राजधानी को पहले आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया, फिर फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी थी जिस कारण उठा के लाहौर ले गया। लाल किला टिक कर लो, दिल्ली में इसने बनवाया, और इसको कहते हैं लाल किले को ही शाहजहानाबाद, जो मेन शहर बसा था। इसमें दीवाने खास दीवाने आम दोनों हैं, जैसे ताजमहल के पास थे ना ऐसे ही। शाहजहां राजधानी ले गया। अगले पेज पे आ जाओ, औरंगजेब। मैंने कल बताया था बहुत कट्टर था, लेकिन एक खास बात थी, क्या, राजकोष का पैसा नहीं इस्तेमाल किया, अपने हाथ से कुरान लिखता, टोपी सिलता, उनको बेचकर जो पैसे मिले उनसे कपड़े अपने बनवाता। इसने कभी जनता के टैक्स को अपने ऊपर बर्बाद नहीं किया, इसका मतलब अच्छा आदमी था ये कुछ सेंस में। पहला पॉइंट टिक करना, औरंगजेब को 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने जन्म दिया। और अभी अभी हम पढ़ के आए कि जब इसने पहली लड़ाई लड़ी अपने बाप और अपने बड़े भाई से, तो वो भी उज्जैन के आसपास ही लड़ी थी, एमपी के इलाके में, धर्मत का युद्ध। अगला पॉइंट टिक करो, उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। जहां शाहजहां ने औरंगजेब को उसकी वीरता और साहस के लिए बहादुर की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ की विजय के बाद, आगरा पर अधिकार करने के बाद दिल्ली में 1658 में हुआ। दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में ही हुआ। पहले क्योंकि इसको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी ना, हमने 3 तो मेन पढ़ ली, धर्मत, सामूगढ़, देवराई। देवराई में जब कौन मरवा दिया इसने, तब इसको लगा कि अब मैं फ्री हूं, क्योंकि दारा शिकोह सबसे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट था दिल्ली की गद्दी पे बैठने में। नेक्स्ट टिक करना, एक पॉइंट अगले पॉइंट की सेकंड लाइन पीछे, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि इसने कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, हमेशा डिवोटेड रहा। जिस भगवान की इसने भक्ति की अपने धर्म में ही सही, लेकिन उसको बहुत डिवोट होकर काम किया, इसीलिए कभी इसने एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट नहीं किए, अपना खर्चा अपने से निकालने वाला राजा था ये। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, सिंहासन मिलते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया, लेकिन नए फिर लोगों के ऊपर थोप दिए थे। धार्मिक नीति पे आ जाओ, औरंगजेब एक धर्मांध शासक था, इस्लाम धर्म की सुन्नी शाखा का अनुयायी था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। ये इस्लाम राजधर्म तुम याद करो, बलबन और उन सब के टाइम में भी था, जब शरीयत से कानून से चलते थे वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा अपने शासन के 11वें साल में बंद करवा दी। किसने शुरू करवाया था ये, अकबर ने, कि भाई राजा को देख सके लोग, इसने बंद करवा दिया 11वें साल में। यहाँ लिख लो अकबर, जहां लिखा झरोखा दर्शन यहाँ अकबर लिख लो। आगे पढ़ना, उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना और तुलाना दान सब बंद कर दिए। ये कलमा याद है तुम्हें, कलमा खुदवाने का काम बहुत पहले से चल रहा था। जब गौरी तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं इंडिया में मेरा इंटरेस्ट है, तो वो लक्ष्मी की मूर्ति और कलमा खुदवाता था। इसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब बंद करवा दिया। नौरोज याद करो किसने स्टार्ट करवाया था, बलबन ने। यहाँ लिख लो, चलो कलमा के पास लिखो गौरी। गौरी ने कलमा खुदवाना शुरू किया था अपने सिक्कों पे, जबकि वो शासक नहीं बना था, उसने तो सिर्फ गुलाम यहाँ भेज दिए थे। नौरोज के पास लिख लो बलबन। 9 रोज यानी दिन, 9 दिनों का त्योहार था ये, और ईरानी पर्व था ये, ईरान में बनता था। तुलादान हम जानते हैं अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट टिक करना, इसने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, ये अच्छा काम किया। औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी तो हम 3 लोग पहले ही पढ़ के आए थे, पहला गौरी, फिर अब ये आ गया लास्ट औरंगजेब। बाबर ने भी तो अपने आप को गाजी कहा था, और गयासुद्दीन तुगलक ने भी। औरंगजेब ने गाजी की उपाधि धारण की। ये उपाधि उसके जेहादी मनोवृत्ति यानी दूसरे धर्म का नाश करना, ये टिक कर लो, गाजी की उपाधि जेहादी मनोवृत्ति, असहिष्णुता का प्रतीक था। इस्लाम धर्म के आचरण की देखरेख करने के लिए मुहत्सिबों की नियुक्ति की, ये डबल टिक कर लो। मुहत्सिब जो देखे इस्लाम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट भी टिक कर लो, इसने देश में शराब जुआ भांग उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़ा, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश। यानी किस धर्म का नुकसान करना चाहता है, इसलिए उपाधि धारण कर रहा है गाजी की, विधर्मियों का नाश करने वाला। नेक्स्ट करना, औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर, याद है इसके अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में बंद करवाया था, इसने दोबारा से शुरू करवा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर लगा दिया, किसने बंद करवाए थे, अकबर। यहाँ लिख लो बंद अकबर ने। तो अब इसने दोबारा, क्योंकि अकबर तो सहिष्णु था, सब धर्मों को बराबर, ये कहता था नहीं दूसरे धर्म का नाश करना है।
नेक्स्ट टिक करना, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जबकि हम जानते हैं मुबैया नाम से पद्य शैली बाबर ने विकसित की थी। अब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपने आप था, लेकिन ये चाहता था कि इसमें नाच गाने वगैरह में लोग ध्यान ना दें। राजपूत नीति, राजपूतों के साथ अकबर ने क्या समझदारी का स्टेप उठाया था? शादी ब्याह। अपने बेटे की शादी मान सिंह की बहन से की थी ना, और फिर जगत गोसाई से, इसने वो सब खत्म कर दिया। पढ़ो जरा पहला पॉइंट, अकबर ने, ये औरंगजेब ने अकबर के काल से चली आ रही राजपूत नीति में परिवर्तन कर राजपूतों का समर्थन खो दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ थे, तो अब धीरे धीरे इसने प्रॉपर्टी तो बढ़ा ली और बहुत प्रांत बना लिए, लेकिन ये प्रांत अंदर से खोखले हो गए क्योंकि इसको किसी का भी साथ नहीं मिला। ये प्रांत बस गिनती के थे और इसके ये मान लो कट्टरता के कारण, बर्बरता के कारण, डर के कारण सब इकट्ठे थे। लेकिन जैसे ही ये मरा 1707 में, तो हमने पढ़ा ना कैसे पूरा ये इसका साम्राज्य तुरंत से गिरते 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 खात्मे पर नजर आया। और 1739 में जब छोटे से देश का नादिर शाह आया, तो इतनी बड़ी सियासत के जो मालिक थे, पूरी रियासतें जिनकी थी, जिन्होंने अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तक अपना टेरिटरी बढ़ा रखी थी, वो दिल्ली को भी नहीं बचा पाए, और दिल्ली से ही तो वो कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताऊस उठा के ले गया था। तो इससे दिखता है कि इसने अपनी चीजों में क्वालिटी नहीं रखी, क्वांटिटी पे ध्यान दिया कि हिस्सा बढ़ाओ, लेकिन मेंटेन कैसे हो ये काम नहीं किया। अकबर समझदार भी था और चालाक भी था, उसने नीतियां ऐसी बनाई कि मैं अंदर से मजबूत रहूं। कोई अकबर के ऊपर अटैक करता तो राजस्थान की तरफ से रजवाड़े सारे उठ के खड़े हो जाते कि इसके ऊपर हाथ कैसे डाला, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारे ही लोगों के बीच में से है। इसने वो नीति गड़बड़ में कर दी। ये टिक कर लो। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, औरंगजेब और मराठे। मराठों से तो इसका 36 का आंकड़ा था, है ना, क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो कौन था वो? शिवाजी। ये पैदा हुआ था 1618 में, वो हुआ था 1627। तो हम उम्री हो जाते हैं, 10-5 साल का कोई डिफरेंस मैटर नहीं करता है एज के बाद। दोनों राजा बने, ये भारत पे राज करेगा, औरंगजेब है, और ये महाराष्ट्र की बेल्ट पर। और महाराष्ट्र की बेल्ट को धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए जब ये सूरत पे अटैक करेगा, तब फिर ये नजर में आ जाएगा इसकी में, जो भारत का राजा बन के बैठा है, और फिर ये धीरे धीरे करके इसका एक विरोधी बन जाएगा। और फाइनली हम देखेंगे, पहले शिवाजी को लड़ना पड़ा। शिवाजी तो खैर बहुत यंग एज में ही मारे गए। शिवाजी एक बार इसके दरबार में आए थे, जब ये कहाँ था? आगरा। आगरा का किला जो किसने बनवाया था? अकबर ने। वो आगरा का, कई लोग उसको लाल किला भी कह देते हैं, वो भी लाल पत्थर से बना है। इसका फेवरेट कलर था रेड, तो ये ज्यादातर बिल्डिंग्स रेड कलर में बनवाता था, ये भी और शाहजहां भी। आगरा के किले में जब ये आया शिवाजी मिलने औरंगजेब से, किला बहुत पुराना है, लेकिन अब यहाँ बैठा हुआ था औरंगजेब, जो दिल्ली में भी बैठता था, लाहौर भी जाता था और आगरा भी जाता था। तो आगरा में जब शिवाजी इससे मिलने आए महाराष्ट्र से उठ के, तो औरंगजेब से चिकचिकबाजी इनकी हो गई, कहा सुनी हुई, और इन्होंने इसको बंद करवा दिया था आगरा के महल में। आज भी आगरा के महल में अगर कभी आप घूमने जाओगे ना, तो वो दिखाते हैं गाइड कि यहाँ से इतनी ऊंची दीवार, ऐसा देख के लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतना ऊंचा घोड़ा कूद गया हो, लेकिन ये सच्ची घटना है कि इतनी ऊंची दीवार पे से वो घोड़ा फांद के क्रॉस गया था, भाग गया था। तो शिवाजी यहाँ से निकल गए थे। शिवाजी की दुश्मनी थी, औरंगजेब निभाता था अपने पार्ट पर। फिर शिवाजी का बेटा था जिसका नाम था शंभाजी। शंभाजी ने भी इसके साथ तू तू मैं की थी, जिस कारण उसको भी और कवि कलश को भी मरवा दिया था। फिर शंभाजी के बाद इसका भाई था जिसका नाम था राजा राम। राजा राम जो कि 8-9 साल ही राज करेंगे, 1689 से 1700, और उसके बाद फिर इनकी पत्नी जिसका नाम था ताराबाई। ताराबाई कोई बहुत बड़ी शासिका नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने काम किया अपने बेटे के नाम पर, शिवाजी सेकंड। और इस तरह 4 पीढ़ी मान लीजिए शिवाजी की इसके साथ लड़ती झगड़ती रही। ये अकेला और इनके 4 वंशज बदल गए, कारण ये अकेला लंबे टाइम तक टिका, यहाँ लोग 8 साल और 10 साल तक टिके। चलो पढ़ेंगे, औरंगजेब और मराठे। इसमें तीसरी लाइन टिक करना, औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने संघर्ष किया। पहला शिवाजी 1640 से 80, जब ये बड़ा हुआ, क्योंकि ये पैदा ही 1627 में हुआ था, फिर राजपाट मिला था 12 साल में, फिर राजा बना था। शंभाजी जो शिवाजी के बेटे हैं, जब 80 में शिवाजी मर गए तो शंभाजी राजा बने, छत्रपति बने, और 89 में इनको पकड़ के, इनको और इनका एक दोस्त था कवि कलश, दोनों को मैंने शायद कभी कहानी भी सुनाई हो, कैसे इसको चमड़ी तक निकाल दी थी, शरीर के पार्ट्स काट काट के, जैसे उंगली, पहले हाथ के ये नाखून निकाले, फिर उंगलियां काटी, फिर थोड़ा हाथ, और फाइनली जब ये नहीं मरा, 40 दिन तक यातनाएं सहकर, तब औरंगजेब गया था जहां ये बंद था शंभाजी, और इसने कहा था मेरा एक भी बेटा अगर तेरे जैसा होता ना, तो हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते थे। यानी तेरे अंदर कितनी ताकत और कितनी काबिलियत है। जबकि इसका लड़का था शाहे बेखबर, जिसको खबर ही नहीं थी, हाँ इसके बेटे का नाम ही ये था, जिसको खबर ही नहीं थी कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। तो 65-70 साल में राजा बना, किसी लायक ही नहीं था, उसके अंदर कुछ लायकियत नहीं थी। जबकि ये शंभाजी बहुत काबिल लड़का था, पर वही बात है कि इसकी टेरिटरी छोटी थी, पैसा कम था, सेना कमजोर थी। ये टिक कर लो, शंभाजी 80 से 89। राजा राम जो इसका छोटा भाई था,
और सौतेला भाई मान लीजिए 1689 से 1700, और राजा राम का बेटा शिवाजी सेकंड जो 4-5 साल का था जब ये मर गया था। ताराबाई इसकी माँ थी शिवाजी सेकंड की, 1700 से 1707। फिर इनका पूरा वंश ही आगे जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब मरेगा तो उसका वो नालायक बेटा शाहे बेखबर वो क्या करेगा, वो शाहू को रिलीज कर देगा जो संभाजी का बेटा है, और फिर वो जाके अपनी चाची के साथ लड़ेगा और आपस में मार काट में फायदा उठाएंगे इनके प्रधानमंत्री जो पेशवा बन जाएंगे, और फिर पेशवाओं का महाराष्ट्र पूरा भरा मिलेगा। तो इनकी बस 4 पीढ़ियां आई। किससे लड़ी है चारों पीढ़ियां? ठीक है, अगला पॉइंट टिक करना। 1660 में शाइस्ता खां ने शिवाजी पर आक्रमण किया और पूना इसी लाइन में पीछे पर अधिकार कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। आमेर के मिर्जा राजा राज सिंह लिखा है, इसको जय सिंह बना लो, जय सिंह को औरंगजेब ने 1665 में शिवाजी के दमन के लिए पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया कि जाके उस शिवाजी को खत्म करो। 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में नजरबंद रखा गया, किंतु वे चकमा देकर फरार हो गए। ये जयपुर भवन आगरा के किले के अंदर का ही एक पार्ट था। आज भी आगरा के किले में अगर देखने जाओगे ना तो जहांगीर जो है ना, कहते हैं जहांगीर किसका बेटा था, इसके मामा किस तरफ के थे? राजपूत। अभी पढ़ा तो था हमने सारा। तो हाँ, अकबर की जो वाइफ थी वो एक हिंदू थी, तो उनका बेटा था जहांगीर, जिसका नाम सलीम नहीं रखा था, मरियम करके उसका नाम चेंज किया था। तो उसका जब ये जन्म हुआ ना सलीम का, तो आगरा के किले में आज भी एक बहुत बड़ा सा टब रखा हुआ है, मतलब तुम उसको खड़े होकर देख नहीं सकते, वो इतना ऊंचा है, वो 7-8 फुट का तो आराम से होगा, इतना ऊंचा। वो उस बच्चे के नहलाने के लिए उनके मामाओं ने हमाम भेजा था, जैसे बाथटब होता है ना ऐसा। तो उसको देख के मेरे दिमाग में आया कि इसमें तो आदमी भी डूब के मर सकता है, बच्चों कैसे नहलाते होंगे। तो वो कह रहे थे उस टाइम पे सीढ़ी बीढ़ी लगा के इस पे चढ़ के पानी थोड़ा भरते थे, कुछ भी करते होंगे। आज भी वो रखा हुआ है, जिसको लिखा हुआ है यहाँ, ये जहांगीर के नहलाने के लिए इस्तेमाल होता था जब वो बचपन में बहुत छोटे थे। उनके मामा, जैसे पीलिया नहीं आता हमारे यहाँ, तो ये मान लो ये उनके नाना मामा ने भिजवाया था, हमाम था ये। चलो पढ़ेंगे आगे। तो शिवाजी पढ़ लिया हमने। अगला पॉइंट देखो, शिवाजी का पुत्र, अंडरलाइन कर लो आगे, शिवाजी का पुत्र संभाजी युद्ध के बाद 1689 में मुगलों के द्वारा पकड़ लिए गए। संभाजी और उसके ब्राह्मण मंत्री थे कवि कलश, इनको मार्च 1689 में मार दिया गया। और इनका भी बड़ा मतलब ब्रूटल हत्या थी, बड़ा दर्दनाक। कभी सुनते हैं तो लगता है कि कोई इंसान दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर भी कैसे सकता है, तो इस तरह से इनको मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक था। डबल टिक करना, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ाई औरंगजेब ने, लेकिन औरंगजेब की औलाद निकम्मी थी, वो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर पाई, और फिर लास्ट आते आते तो ये हो गया बस अब ये खत्म हो जाएगा कभी भी। नेक्स्ट टिक करना इसी में, 1682 से अपनी मृत्यु पर्यंत वो दक्षिण में ही रहा औरंगजेब, और दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, तभी तो इसकी समाधि भी दक्षिण में है। इसकी पत्नी का मकबरा भी तो औरंगाबाद। उसने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की, तो फाइनल स्टेज में लाइफ के अंत पड़ाव में ये दक्षिण की तरफ था। दक्षिण में विद्रोहों का दमन करते हुए और मराठों के विरुद्ध लड़ते हुए 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो ये मरा भी उसी के आसपास है। औरंगजेब के शव को खुलदाबाद, डबल टिक कर लो, खुलदाबाद, दौलताबाद, दौलताबाद याद है, एक आदमी अपनी राजधानी ले गया था, एमबीटी महाराष्ट्र का इलाका में एक फकीर था बुरहानुद्दीन, वो मर गया था, उसकी मजार के पास दफना दिया। इसके ऊपर कोई टॉम्ब नहीं है। हमने देखा था हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा बहुत पैसा खर्च करके कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में। किसने बनवाया था? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, अकबर की माँ थी ना वो, और हुमायूं की पत्नी। हम मिर्जा गियास बेग करके हम पढ़ रहे थे, पीछे एक आदमी था, मीरक मिर्जा नाम था उसका। तो ये देखो कितना पैसा खर्च हुआ था किसके मकबरे में। फिर हमने पढ़ा था इसके पिताजी जो थे, जिनको आराम बाग में दफना दिया, किताब पढ़ी अकबर ने, फिर अकबर उखड़वा के लाहौर ले गया। यानी जितने बड़े बड़े लोग थे भाजसा में, BHAJSA, इन सब के मकबरों के ऊपर करोड़ों रुपए उस टाइम पे खर्च किए कि दुनिया आज देखने जाती है। औरंगजेब जिसने कभी जीते जी भी 1 रुपया किसी का टैक्स का दिया हुआ अपने कपड़ों पे या अपने पगड़ी पे खर्च नहीं किया। इसने पहले ही कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे बहुत नॉर्मल तरीके से दफना देना, और ज्यादा कोई आडंबर और जैसे इसके बाप दादाओं के ये मकबरे थे शाही, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। और इसने पहले ही बताया था कि मुझे कहाँ दफनाना है। तो वहां पे कोई फकीर थे जिनकी खुले में ऐसे एक मान लो ये कब्र अपनी यहाँ बना दी, बस ऊपर कुछ नहीं है टॉम्ब। इसी के बुरहान लिखा है ना, ये एक बड़े से आदमी थे, सूफी संत थे, बोला इन्हीं के साथ मेरी भी यहीं पे कब्र बना देना। तो मरने के बाद भी राजकोष का 1 रुपया खर्च नहीं किया। जबकि जब ये जिंदा थे, इनकी पत्नी मर गई थी, इन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। अब जैसे ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, तो जब वो शाहजहां खुद मरे तो शाहजहां की डेड बॉडी भी तो वहीं दफन कर दी। भाई नाम पत्नी का है लेकिन खुद भी तो वहीं दफन हुए थे वो। लेकिन ये बीबी का मकबरा बस बीबी का ही है, इसमें उसका पति नहीं है, उसके पति का मकबरा दूसरा है जो तुम पढ़ रहे हो। चलो पढ़ लो। 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शव को खुलदाबाद, दौलताबाद में एक फकीर थे बुरहानुद्दीन की मजार के पास दफनाया गया। तो ज्यादा शाही खर्चा नहीं किया। किसके मजार पर? औरंगजेब।
नेक्स्ट टिक करना, मुगल काल में औरंगजेब के काल में सबसे विशाल और कुशल तोपखाना था। इसके पास सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज्यादा पैसा, बड़ी सेना, सब कुछ था, लेकिन संभालने वाला काबिल लड़का नहीं था कोई। जितने थे वो नालायक थे, तभी वो आए और चले गए। औरंगजेब के समय में हुए विद्रोह टिक करना, पहला जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह क्यों हुआ इसको भी समझ लो। औरंगजेब के टाइम में जैसे ज्यादा जो एकदम से कोशिश कर, ये हमें समझ नहीं आ रहा इसका कामकाज, इस तरह के लोग वो होते हैं जिनके पास ताकत हो और पैसा हो कि वो राजा से लड़ने की कोशिश करें। तो हरियाणा की जो मिट्टी थी ये बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, यहाँ पैसा खूब था लोगों के पास, और इसीलिए वो क्या मैनेज कर सकते थे आसपास के एरिया से। एक ये कारण था। दूसरा कारण था कि औरंगजेब जब स्टार्टिंग में आया तो आते ही इसने कट्टरता दिखाई, जिस बात से यहाँ के लोग चिढ़ गए थे। इसलिए सतनामी विद्रोह भी होगा और जाटों का विद्रोह भी होगा। ये पहला टिक कर लो, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। मथुरा, आगरा और दिल्ली के आसपास के जाटों ने आर्थिक कारणों से विद्रोह किया था। दूसरा सतनामी विद्रोह 1672 में नारनौल हरियाणा नामक स्थान पर वीरभान, वीरभान इनका नेता, हाँ संत वीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। सतनामी अधिकतर होना चाहिए, अधिकतर किसान थे, मजदूर थे और नीची जाति के लोग थे। बालों को मूंड कर रखने के कारण उन्हें मुंडिया, इसलिए मुंडिया विद्रोह अगर पूछे तो वो सतनामी विद्रोह की तरफ इशारा कर रहे हैं। अफगान और बुंदेला छोड़ दो, ये नहीं पूछते। अगले पेज पे आ जाओ, सिख विद्रोह। इन मुगलों ने सिखों का भी बड़ा नुकसान किया था ना। दो बड़े गुरु, एक 5वें और एक 9वें, किस किसने, एक इसने और एक इसने, 5वें गुरु और 9वें गुरु। ये गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, और ये गुरु थे हमारे अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी को मरवाने का लॉजिक मैंने आपको कल भी बताया था। जहांगीर से उनका बेटा चिढ़ता था, जो मानबाई का बेटा था, कि मेरी माँ को इन्होंने कभी वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो इज्जत नहीं दी, इसलिए उसने प्लान किया और वो पकड़ा गया, जिसको कि पहले अंधा करवाया बाद में मार दिया। अर्जुन देव जी 5वें गुरु का मर्डर करवाने वाले जहांगीर मुगल बादशाह, और यहाँ औरंगजेब ने तेग बहादुर जी को इसलिए मरवाया क्योंकि तेग बहादुर जी ने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया। और मैंने शुरू में कहा कि औरंगजेब आते ही कट्टरता पे उतरा था, इसलिए लोग चिढ़ते थे, चाहे हरियाणा था, पंजाब था, या कहीं भी आसपास देखें, मराठों की बात करें, ये सब देखो हिंदू धर्म को मानने वाले या सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इसने ज्यादा जब बर्बरता दिखाई तो ये लोग एकदम से रेजिस्ट, भाई मना करेंगे, और उस चक्कर में फिर ये लड़ाई झगड़े करेंगे। ये टिक कर लो, सिख विद्रोह। सिख विद्रोह धार्मिक कारणों से किया गया। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु, इसको अंडरलाइन कर लो, तेग बहादुर को मृत्युदंड इसलिए दिया कि उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना 1699 में की और संघर्ष जारी रखा। अगले पॉइंट पर आ जाओ। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी बीवी राबिया उद दौरानी की समाधि पर बीवी का मकबरा बनवाया। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। तो इस तरह से ये 1707 में मर गया। इसमें जो ये चीजें पढ़ी है ना, इनको टेबल की फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं ताकि तुम्हें पेपर में दिक्कत ना आए। तुम आओ पेज नंबर 93 के एंड पर, ये बीच वाले कल बातचीत करेंगे, तब इनके बारे में फिर पढ़ेंगे। मुगल कालीन कलाएं लिखा है, देखो 93 पेज पर नीचे मिल गया। इनके टाइम में क्या कुछ खास था, तो पहला टिक करो स्थापत्य कला। स्थापत्य में क्या होता है, आर्किटेक्चर। हमने देखा था ताजमहल से पहले एक बड़ा सुंदर मकबरा किसका बना था, हुमायूं का, जिसमें 4 बाग थे, डबल स्टोरे बनाया था ना। फिर हमने पढ़ा था जहांगीर की पत्नी बड़ी चालाक थी, क्या नाम था इसका, नूरजहां। अपने पिता को एतमाद उद दौला की उपाधि और जड़े हुए पत्थर लगवाए थे पित्रादुरा में, वही सारा है। पहला पॉइंट देखो, मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता विशाल गुंबद, जिसमें हुमायूं का किला बेस्ट एग्जांपल है, हुमायूं का मकबरा। 4 बाग पद्धति जो लगभग हर जगह है। महलों में बहते पानी का उपयोग, तुम्हें पता है इनके महलों के अंदर पानी बहता था, पता है तुम्हें बात। लाल किले में कभी जाओ तो वहां देखना, ये मान लो लाल किला है, लाल किला ना 4 दीवारी है बस, इसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। अब इसकी बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे कभी घूमने जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, जो सबसे आगे घुसती पहली एंट्री पर बड़ा सा तुम्हें ऊपर छत, नीचे ये और बाकी सब खुला हुआ, बस पीछे एक दीवार, इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ आम आदमी आके, यहाँ था वो तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, राजा बैठता था, उसके दरबारी यहाँ खड़े होते थे यहाँ, और यहाँ सामने आके, यहाँ पूरा बाग है, कोई भी आम आदमी जिसको दिक्कत है, परेशानी है, ये दिन डिसाइडेड रखते थे। जैसे किसी ने कहा ट्यूसडे को मैं न्याय करूंगा, कोई कहता मैं वेडनेसडे को न्याय करूंगा, कोई फ्राइडे को, सबके अपने दिन थे। तो उस दिन फिर राजा यहाँ आता और आम आदमी आके अपनी बात कह सकता था। रोज आम आदमी नहीं मिलता था ना, राजा के पास इतना टाइम था। इसके पीछे की टेरिटरी में आम आदमी का कभी जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इसका पर्सनल घर था। यहाँ इसकी बेटी, इसकी माँ, इसकी बहन, इसके घर वाली जितनी महिलाएं हैं सब, और इसके खास मंत्री और ये सब रहते थे। यहाँ पे एक हिस्सा था पूरा चमचमाता हुआ, बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं दीवान ए खास। यहाँ पित्रादुरा का एग्जाम्पल बेस्ट देख सकते हैं आप। और कहते हैं यहाँ पे इतने कीमती हीरे लगे होते थे कि रात में भी मीटिंग करनी हो ना तो उसमें मशाल जलाने की जरूरत नहीं है, कोई बल्ब तो थे नहीं इनके पास, ना ट्यूबलाइट, तो ये उसमें शाहे, ये क्या नाम था, दीवाने खास में
जाके मीटिंग कर सकते थे और इसमें ज्यादातर अपने खास आदमियों की ही पहुंच रखते थे, यहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। फिर इसके पास राजा का मेन महल होता था जहाँ राजा की रोज की लाइफ होती थी, ये राजा का महल था। इस तरफ जो इलाका था यहाँ महिलाओं के लिए हरम, जहाँ पे इसके घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब रहा करती थी। फिर इनके नीचे यहाँ पे तहखाने होते थे, जिसको जेल मान लो, और उन तहखानों में सिर्फ खिड़कियां हैं, अब बाकी सब मतलब बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो लोग गड़बड़ करते थे ना, तो वो राजा के यहाँ एरिया के नीचे तहखाने में पहुंचा दिए जाते थे। इन महलों के गेट अंडरग्राउंड नीचे की तरफ कहीं कहीं अलग अलग खुलते थे, जो सिर्फ खास लोगों को पता होते थे, बाकी मेन आदमी को तो बस एक गेट दिखता था कि भाई यहाँ से जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी में इनका रहने और खाने पीने का इंतजाम होता था। इसके ही आसपास के एरिया में बड़ा सा हिस्सा होता था जहाँ सेना और उसकी सेना की कितनी सामग्री, क्योंकि भाई बम और ये सब रखने पड़ते होंगे, ये पूरे का पूरा, ये मैंने एक आइडिया दिया है कि ऐसे किले होते थे। अगर आप सबसे आसपास देखना चाहें तो दिल्ली का जो लाल किला है ऐसे ही बना हुआ है, जैसे बताया ना, लगभग ऐसे ही है। इसमें एक आधी बिल्डिंग कम ज्यादा कहीं बना देते थे, बाकी वॉल्ड सिटी होती थी ये चारों तरफ से, और इसके चारों तरफ खाई बना के और उसमें मगरमच्छ छोड़ देते थे ताकि कोई आ ना पाए। तो फिर मेहमान या वैसे लोग कैसे आएंगे, तो यहाँ लकड़ी के दरवाजे लगाए जाते थे, जो तुमने मूवीज में देखा हो, बंद हो जाते थे और फिर वो एक ऐसे घूमता था चेन से, फिर वो खुल जाते थे। तो ये जो नदी या खाई पास करते थे ना, ये लकड़ी के पैर के चलने के होते थे, जिनको कभी भी दुश्मन आ गया तो तुरंत दरवाजा बंद कर लेंगे। वो क्रॉस कैसे करेगा, क्योंकि ये पूरी खाई है, ये इतनी गहरी और इतनी भारी भरकम होती थी कि आम आदमी से जा नहीं सकता, और इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल और ये सब छोड़ के रखते थे कि कोई भी आएगा तो राजा सेफ रहेगा। इसे कहते थे वॉल्ड सिटी। तो ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर देखना है तो पास में तो दिल्ली का लाल किला या आगरा का जो किला है ना, वो भी स्पेशल इसी तरीके से डिजाइन किया गया था। उसमें तो पता बनाया भी कैसे है, लाल किला तो सीधा है, उसमें अगर आप कभी घुसोगे ना तो उसकी तो एंट्री टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे ऐसे नहीं कि सीधे घुसना है। आप घुसे उस किले में तो उस किले में घुसते ही आपको दिखेगा टेढ़े मेढ़े से रास्ते हैं, तो उनसे पूछो ऐसा क्यों, ताकि कोई दुश्मन आए तो उसको चकरा सा जाए कि कहाँ भागना है पता ही ना चले। और ऐसा भी रास्ता है यहाँ अंदर इस तरह का, जो ऐसे ना ऊंचाई पे चढ़ रहा है ऐसे ऐसे। तो बताया कि इसका काम आता था जब दुश्मन मान लो अंदर घुस आया, जहाँ वो हमाम रखा है बच्चे के नहाने वाला, वहाँ ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को फेंकते थे, लुढ़काते थे। तो मान लो भारी भारी पत्थर है तो 10-20 आदमियों के ऊपर वो पत्थर जो है चढ़ के कुचल के चला गया। ऐसे बड़ा सोच समझ के डिजाइन करके इनको बनाते थे ताकि राजा सेफ रह सके। चलो पढ़ेंगे स्थापत्य कला में आगे। विशाल गुंबद हुआ, 4 बाग, बहता पानी और पित्रादुरा। अगला पॉइंट टिक करना, पित्रादुरा संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट पित्रादुरा कहलाती थी। बाबर कालीन इमारतों पे आ जाओ। बाबर ने क्या बनवाया, पहला टिक करना, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। पानीपत में क्यों बनवाई, पहली लड़ाई यहीं जीता था। इसका नाम काबुली बाग क्यों रखा, इसकी पत्नी का नाम काबुली बेगम था। ये टिक कर लो, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, इसकी पत्नी का नाम था बेगम काबुली, तो काबुल की रही होंगी इसलिए काबुली बाग। आगरा में जामितीय विधि पर आधारित बाग नूर अफगान या इश्त बिश्त, ये बनवाया था इसने। ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। हुमायूं ने क्या बनवाया, एक जू के पास एक किला था जिसका मैंने जिक्र किया था, क्या नाम था उसका, पुराना किला। पुराना किला किसने बनवाया हुआ है, 2 लोगों ने काम किया है, एक तो शेरशाह ने और एक जो ये मरेगा, कौन था ये, हुमायूं। हुमायूं सीढ़ियों से जो लुढ़क के मरा, वो इसी किले के अंदर अष्टमंडल बताया था ना, पिलर्स पे खड़ा। तो ये पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया, लेकिन इसके अंदर की कई बिल्डिंग्स बनवाई हैं हुमायूं ने, दोनों का काम है इसमें। हुमायूं में टिक कर लो। एक तो इसने हरियाणा के फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई थी, और एक दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर, पुराना किला जिसे कहते हैं, यहाँ लिख लो शेरशाह सूरी ने भी काम करवाया। तो 2 लोगों का नाम है ओल्ड फोर्ट में, शेरशाह का और हुमायूं का। शेरशाह 2 युद्ध लड़ा था ना बड़े, एक चौसा और एक बिलग्राम। बिलग्राम के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था, फिर हुमायूं 2 युद्धों से वापस आया था, मच्छीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई, लेकिन जुलाई में बैठा गद्दी पे और जनवरी में इसको ये लुढ़क के चोट लग गई थी और ये मर गया था। नेक्स्ट टिक करना, शेरशाह सूरी के समय की स्थापत्य कला में पहला, शेरशाह ने सासाराम बिहार में झील के बीचों बीच अपने मकबरे का निर्माण, तो अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा गया था शेरशाह। इसको लगा बाद में कोई बनवाए ना बनवाए, पहले ही बनवा दूं, और झील के बीच में, हाँ यही लॉजिक होता था, जिनको लगता था मेरे बाद कोई कुछ नहीं करेगा, वो अपने जीते जी ही अपने मकबरे बनवा गए। सासाराम बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, शेरशाह का मकबरा। पुराने किले में स्थित किलाई कोहना मस्जिद, पुराना किला 2 लोगों के नाम है, एक तो शेरशाह और एक हुमायूं। वहां शेर मंडल शेरशाह ने बनवाया और मस्जिद भी इसने, किलाई कोहना ये मस्जिद है। दिल्ली में शेरगढ़ नामक नए नगर की स्थापना की। अकबर कालीन इमारतों में आ जाओ। इस काल की पहली इमारत दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, क्योंकि ये तो तुरंत से एक्सपायर हो गए थे, 1556 में एक्सपायर हुए ना, तब ये 13-14 साल का था। तो सबसे पहली इमारत इसने अपने पिताजी के लिए बनवाई, हुमायूं का मकबरा। किसने बनाया था, मीरक मिर्जा ग्यास, जो आर्किटेक्ट था। अगला टिक करो, आगरा का लाल किला बना, जो मैंने बताया टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है और वहां पत्थर लुढ़काने के लिए और हमाम भी रखा है, सब यहीं पर लाल किला। अकबर का महल बनवाया और अपने बेटे का महल जहांगीर, क्योंकि अपना बेटा सलीम, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसका चहेता बेटा था, बिल्कुल। आगे पढ़ लो, अकबर के किलों में सेकंड किला टिक करना। 1583 में इसने इलाहाबाद का किला बनवाया, जो अकबर के बनवाए किलों में सबसे बड़ा था। ये त्रिवेणी पर स्थित है, लिख लो यहाँ,
त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती पुराने टाइम की, अगर आप देखें तो गंगा यमुना जहां मिलती है वहां। इलाहाबाद का किला, अकबर ने बहुत किले बनवाए जिनमें सबसे बड़ा इलाहाबाद का था। ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी कह सकते हो, क्योंकि देखो जिस समय ये किला बना उस टाइम इसने धर्म चला दिया था तौहीद ए इलाही, और इसने इलाही संवत चलाया। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता, तो बोला जहां गंगा यमुना मिलती हैं, अगर हिंदू इतना ही मानते हैं तो यहाँ किला बनेगा। कौन सा किला बनवाया? इलाहाबाद का। 1585 टिक कर लो, लाहौर का किला। क्यों बनवाया 85 में? राजधानी फतेहपुर सीकरी से ले गया, तो किला तो बनवाना ही पड़ेगा। यहाँ लिख लो राजधानी ट्रांसफर, ये लॉजिक था लाहौर बनवाने का, राजधानी स्थानांतरित। इसके बाद फतेहपुर सीकरी, जो इसने कब बसाया था? हाँ, पहले वहां एक कुटिया थी ना, बताया था मैंने, इसका बेटा जन्मा था शेख सलीम चिश्ती 1569 में। फिर जब वो 2 साल का हुआ तो इसने कहा महल बनवाऊंगा। फिर पूरा शहर 1571, फिर इबादत खाना बना था 75 में, फिर सब धर्मों के लिए 79, फिर मजहर की घोषणा 79 में। ये टिक कर लो, फतेहपुर सीकरी। यहाँ लिख लो 1571, जो प्रॉपर तरीके से काम हुआ पैसा खर्च करके। वैसे 69 में इसके मन में था कि मैं यहाँ काम करवाऊंगा। पहला टिक करना, जामा मस्जिद है यहाँ भी। बुलंद दरवाजा टिक कर लो, बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा गुजरात में की विजय के बाद जब आया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जिसकी कुटिया में इसका बेटा जन्मा था, जिसका नाम इसने रखा था शेखू बाबा या सलीम, या जो आगे जाके बनेगा जहांगीर। इसके बाद मरियम का महल, मरियम था ना, मरियम उज्जमानी जो राजपूतों की बेटी थी। बीरबल का महल टिक कर लो, जोधाबाई का महल, और पंचमहल, कल मैंने बताया था नीचे बड़ा फिर ऊपर छोटा, इस तरह से 5 महल। जहांगीर कालीन प्रमुख इमारतों में पहला टिक करो, अकबर का मकबरा। मैंने आपको बताया था बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा बादशाह है, ऐसी जगह दफना रखा है, कैसे सीलन भरा अजीब सा वो कमरा है, बताया था मैंने ये बातों में। और बाहर देखे तो वो सोना काला हुआ पड़ा है, सब जला दिया था। यहाँ पता है ऐसी दीवार है जिसमें सच में वो नहीं, दीवारों के कान होते हैं, ये सच्ची कहावत है। और आप कभी जाएं तो गाइड आपको बताएगा 2 अलग अलग डायरेक्शंस में ना दीवारों पे कान लगाओ, और एक कुछ बोलेगा और इतना धीरे बोलना है कि सुने ना कोई भी, वो सेम बात आपके कान में जाएगी, बहुत तेज गूंजती हुई। तो वो दीवारों की डिजाइनिंग ऐसी है कि वो अंदर से कुछ खोखली है, और ऐसा हर दीवार पे नहीं है, कुछ दीवारों पर है। तो ये शायद मैसेज देने के काम आते होंगे, अंदर की कोई बात बाहर तक पहुंचानी है, बहुत धीरे बोलने पर वहाँ तेज सुनाई देती है, सिर्फ उसको जो कान लगाता है। तो ये वहाँ से कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं। ये टिक कर लो, अकबर का मकबरा। इस मकबरे कहाँ है पहले तो ये बताओ? सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी से थोड़ा दूर है आगरा से, सिकंदरा लिख लो यहाँ, सिकंदरा। इस मकबरे के चारों कोनों में 4 सफेद संगमरमर की मीनारें हैं। ये बना तो है रेड कलर के पत्थर में, बालू पत्थर से, लेकिन ऊपर इसके 4 मीनार हैं। और इसमें खास बात है टॉम्ब नहीं है। जैसे जब मकबरा बनता है तो आप सबने देखा है मकबरा ऐसे इसके ऊपर ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन सिकंदरा के मकबरा में जो मकबरा बनाया है अकबर का, इसके ऊपर टॉम्ब नहीं बना रखा, मीनार खड़ी कर रखी है 4, और ये चारों मीनार संगमरमर से बनी हैं। ये टिक कर लो। मीनार मुगल काल की सबसे पहली मीनारें थी, अब तो ढेर जगह दिखेगी लेकिन तब पहली बार बनी थी। यहाँ अंडरलाइन कर लेना, सर्वप्रथम मीनारें। ये मकबरा गुंबद विहीन है, इस पे वो टॉम्ब गुंबद नहीं है। मकबरा बौद्ध शैली से प्रभावित था, और मैंने आपको बताया था यहाँ आज भी काले हिरण के झुंड आप देख सकते हैं, बहुत नेचुरल तरीके से सब कुछ है आज भी यहाँ। नेक्स्ट टिक कर लो, एतमाद उद्दौला का मकबरा। किसके पिताजी हैं ये? नूरजहां। अंडरलाइन करना, मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर से निर्मित मकबरा। देखो अपने पिताजी के मकबरे में तो बस 4 मीनार लगवाई संगमरमर की, और पत्नी के पिता के मकबरे को पूरी तरह से संगमरमर का बनवाया इसने। ये टिक कर लो, पहली बार मुगल काल के भवनों में पित्रादुरा का प्रयोग इसी मकबरे में हुआ। तो पहली बार पित्रादुरा शैली में क्या बना? एतमाद, जो जिसमें किस चीज से बनाया? संगमरमर से। जबकि इसके पिताजी के मकबरे में ना तो गुंबद है और ना ही वो है संगमरमर का ज्यादा प्रयोग, 4 मीनारें हैं बस वाइट संगमरमर की। इसके बाद जहांगीर के मकबरे पे आ जाओ, जो इसकी पत्नी ने बनवाया लाहौर में। लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा में जहांगीर ने मकबरे की योजना बनाई, नूरजहां ने पूरा करवाया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण शुरू करवाया, जिसे शाहजहां ने पूरा करवाया। अगले पेज पे बस लास्ट हो गया ये मेन प्रमुख वास्तुकार और पढ़ लो। हुमायूं का मकबरा किसने डिजाइन किया? मीरक मिर्जा गयास। किसने बनवाया? अकबर ने, क्योंकि हाँ हमीदा बानो बेगम ने और अकबर, जिसका नाम हाजी बेगम भी है। ताजमहल उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, मेन आदमी अहमद लाहौरी है। ईशा खान के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन अंग्रेजों ने कहते हैं जानबूझ के ऐसे दिखाया कि ईशा खान भी साथ था। ये 1632 में लिख लो यहाँ, 1632 से 53। कौन कह रहा है मसाला डालता था ये? ऐसा कहते हैं इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, और ये सच्ची बात है। इसका मैं तुम्हें लॉजिक बता दूं, तुमने मसाले की बात उठाई है तो ये जो इस ईसा खान है ना, इसकी वंश जो है
यूरोप से संबंधित था। तो यूरोपीय ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे देश की जो सबसे बेहतर इमारत है, जिसको दुनिया देखने आती है, जो अजूबा है, उसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनके भी लोगों का हाथ है। तो ईशा खान एग्जैक्टली किसी किताब में नहीं लिखा जो उस टाइम की है, लेकिन किसका नाम बार बार लिखा है? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी चीफ आर्किटेक्ट है ताजमहल का भी और लाल किले, लेकिन बीच में अपना नाम भाई कि हाँ दिखे कि हाँ कहीं ना कहीं यूरोप से भी फर्क पड़ता था, ईशा खान का नाम लिखा हुआ है। ईशा खान ने असली काम नहीं किया था। यहाँ लिख लो 1632 से 53 के बीच में था ये। दिल्ली का लाल किला, हमीद और अहमद, कौन अहमद? ये अहमद लाहौरी। लिख लो यहाँ, ये सेम आदमी है जो ताजमहल का आर्किटेक्ट भी है और लाल किले का। ये लाल किला कब बना? जब उसके मन में आया हुआ कि मुझे जगह बदलनी है, शाहजहां के मन में। 1638, लिखो फटाफट से, 1638 से 1648 के बीच में, 1638 से 48। और वो कब बनना शुरू हुआ था? 1632 में। इसका मतलब पहले लाल किला बनना शुरू हुआ या ताजमहल? पहले ताजमहल। ये आदमी बीच में ताजमहल का काम रोक के कुछ दिनों के लिए कहाँ आया होगा? दिल्ली। फिर इसने क्या बनाने की शुरुआत की? लाल किले की। तो ये दोनों एक आदमी के हैं। फतेहपुर सीकरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहाउद्दीन। आगरा का किला, कासिम खान। आगरा का किला बहुत लोगों ने बनवाया, लेकिन मेन नाम किसका चलता है? अकबर। यहाँ लिख लो अकबर। वैसे नाम इसका ना लोधी वंश से भी जोड़ते हैं कि लोधी के टाइम में भी आगरा का किला था, पर ऐसा नहीं था जैसा आज है। 1565 से 73 लिख लो, आगरा के किले के पास 1565 से 73। चलो बाकी कल परसों कल पढ़ लेंगे। हाँ कल आना है।